दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही शॉर्ट स्टोरी और बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है नथिंग इज़ यूजलेस। यूजलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेकार। तो क्या मतलब हुआ? नथिंग इज़ यूजलेस मतलब कुछ भी बेकार नहीं है। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप इसे ज़रूर नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अ फार्मर हैड अ बिग ऑर्चर्ड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट पजेसिव का सेंटेंस है। जब हम किसी भी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तब हमें हैड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट पजेसिव का सेंटेंस कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? अ फार्मर मतलब एक किसान, हैड अ बिग ऑर्चर्ड, और ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा। मतलब एक फार्मर के पास, एक किसान के पास एक बड़ा बगीचा था। इट हैड वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। इट हैड वेरियस, और ये जो इट है ये एक प्रोनाउन है। और दोस्तों प्रोनाउन का मतलब होता है इस तरह का कोई भी शब्द जो नाउन के जगह पर इस्तेमाल किया जाए, इसको प्रोनाउन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम। तो ये जो इट है वो बगीचे के लिए प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ? इट हैड वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट ट्रीज, मतलब इसमें अलग अलग तरह के, वेरियस काइंड्स का मतलब होता है अलग अलग तरह के जो फ्रूट के ट्रीज थे, मतलब जो फलों के पेड़ थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसमें अलग अलग तरह के फलों के पेड़ थे। वन ऑफ दैम वॉज ओल्ड मैंगो ट्री विच हैड बियरिंग फ्रूट्स। क्या मतलब हुआ? वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक। वन ऑफ देम वॉज ओल्ड मैंगो ट्री, उनमें से एक क्या था? वॉज ओल्ड मैंगो ट्री, वो एक पुराना आम का पेड़ था। विच हैड बियरिंग, और बियर का मतलब होता है फलना। विच हैड बियरिंग फ्रूट्स, जिसके अंदर फल जिसके अंदर फल आ रहे थे, या कह सकते हैं जो फल दे रहा था। इट हैड बिकम होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब आप किसी भी वाक्य के अंदर हैड का प्रयोग करते हैं और साथ में थर्ड फॉर्म का, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इट हैड बिकम, बिकम का मतलब बन जाना। इट हैड बिकम वो बन गया था, होम घर बन गया था, किसका? ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, मतलब कि सैकड़ों पक्षियों का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो इट है ये भी एक प्रोनाउन है जो कि पेड़ के लिए आम का पेड़ है उसके लिए इट का प्रयोग किया गया, और ये एक प्रोनाउन है। तो क्या मतलब हुआ? इट हैड बिकम होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, मतलब ये सैकड़ों पक्षियों का घर बन गया था। चलिए आगे देखिए। टेकिंग द ट्री टू बी नो मोर यूजफुल द फार्मर डिसाइडेड टू कट इट। क्या मतलब हुआ? टेकिंग द ट्री, टेक का मतलब होता है किसी चीज़ को मारना या फिर समझना। टेकिंग द ट्री टू बी नो मोर यूजफुल, मतलब पेड़ को ये समझते हुए, टू बी नो मोर यूजफुल मतलब ये अब और ज़्यादा काम का नहीं है। द फार्मर डिसाइडेड, जो फार्मर था, किसान था, डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू कट इट डाउन उसे काट देने का। चलिए आगे देखिए। He went to the orchard with an axe for the same purpose। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। तो क्या मतलब हुआ? ही वेंट टू द ऑर्चर्ड, वो बगीचे पर गया, विद एन एक्स एक कुल्हाड़ी लेकर या कुल्हाड़ी के साथ, फॉर द सेम पर्पस उसी उद्देश्य के लिए। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वो बगीचे पर गया
कुल्हाड़ी के साथ या कुल्हाड़ी लेकर उसी उद्देश्य के लिए, और ये क्या उद्देश्य था, उस पेड़ को काटने का। चलिए आगे देखिए। सीइंग द फार्मर अराइव विद एन एक्स द बर्ड्स प्लीडेड, क्या मतलब हुआ, सी का मतलब होता देखना, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म में सीइंग द फार्मर अराइव, मतलब कि किसान को आता हुआ देखकर, विद एन एक्स कुल्हाड़ी के साथ, द बर्ड्स प्लीडेड। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, प्लीड का मतलब होता है विनती करना, और ये सेकंड फॉर्म है प्लीडेड। तो क्या मतलब हुआ, द बर्ड्स प्लीडेड, जो पक्षी थे उन्होंने विनती की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि किसान को कुल्हाड़ी के साथ आता हुआ देखकर पक्षियों ने विनती की, मिस्टर फार्मर, मिस्टर मतलब श्रीमान, श्रीमान किसान, प्लीज़ डोंट फेल दिस ट्री, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, फेल का मतलब होता है गिराना। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी है FALL, फॉल का मतलब होता है गिरना, और सेकंड फॉर्म है फेल, और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, फॉल फेल फॉलन, जिसका मतलब गिरना होता है। लेकिन यहाँ जो ये वर्ड है FALL, ये फॉल की सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है, इसका एक अलग मतलब है जिसका मतलब होता है गिराना। तो आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं। ये जो वर्ड है फेल, ये फॉल की सेकंड फॉर्म भी है, उसके अलावा ये एक सेपरेट वर्ब भी है, मतलब जिसका मतलब होता है गिराना। तो इसको एक वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है गिराना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मिस्टर फार्मर, श्रीमान किसान, प्लीज डोंट फेल दिस ट्री, कृपया करके इस पेड़ को मत गिराइए। इट्स आवर होम, और दोस्तों इट्स का मतलब होता है इट इज़, और ये जो हमारा वाक्य है इट्स आवर होम, ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर आप इज एम आर का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं और किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट में, वर्तमान में, जहाँ पर आप इज एम आर का प्रयोग करते हैं लेकिन आप किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इट इज़ आवर होम, मतलब ये हमारा घर है। चलिए आगे देखिए। वी शैल बिकम होमलेस, और दोस्तों होमलेस एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। होमलेस का मतलब होता है बेघर, और ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ, वी शैल बिकम, बिकम मतलब बन जाना, वी शैल बिकम होमलेस मतलब हम बेघर हो जाएंगे। वी शैल लीव एंड यू वॉन्ट हियर आवर सॉन्ग्स एनी मोर, क्या मतलब हुआ, लीव का मतलब होता है छोड़ देना, चले जाना। तो क्या मतलब हुआ, वी शैल लीव, हम चले जाएंगे, एंड और यू वॉन्ट हियर। और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं वॉन्ट हियर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहां पर विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन जब आप नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो आप इसको शॉर्ट में वॉन्ट भी लिख देते हैं। तो वॉन्ट का मतलब हो गया विल नॉट, तो आप इस चीज़ को भी याद रखें, और चाहे आप नोट कर सकते हैं कि विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है जिसका मतलब होता है विल नॉट, और ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वी शैल लीव, हम चले जाएंगे, एंड यू वॉन्ट हियर, और आप नहीं सुनोगे, आर सॉन्ग्स, हमारे गानों को, एनी मोर, और ज़्यादा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, मैं इसको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। उन्होंने, पक्षियों ने किसान से क्या कहा कि हम बेघर हो जाएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे, एंड यू वॉन्ट हियर आर सॉन्ग्स एनी मोर, और आपको हमारे गाने और सुनाई नहीं देंगे। और दोस्तों यहाँ पे जैसे सॉन्ग्स आपने देखा है, सॉन्ग्स का मतलब कोई गाने नहीं है, जाहिर सी बात है जो पक्षियों की जो आवाज़ होती है वो भी एक तरह का संगीत ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर सॉन्ग्स का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, किसान है, वो कुल्हाड़ी के साथ आया और जो पक्षी हैं वो उससे विनती कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए।